डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब होता क्या है, मान के चलिए इस तरीके की घटना होती है। यहाँ पे इधर है अपने पास सन, ये मान के चलते हैं कि अपने पास सन है ये वाला, और सन से जो लाइट जा रही है उसे इस तरीके से आप मान के चलो, सन से लाइट गई है इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, हो सकता है यहां जाए, हो सकता है यहां जाए, ये अलग अलग कंडीशन है, एक साथ सब जगह नहीं जाएगी, अलग अलग कंडीशन दी गई है। अब यहां से देखो, ऊपर है एयर, नीचे हम मान के चल रहे हैं वाटर, और ये वाला पॉइंट किसका काम करेगा? सोर्स का काम करेगा, सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा। तो यहां से लाइट अगर इधर जा रही है तो इस पॉइंट से आप देखेंगे लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो सतह की ओर, सरफेस की ओर बेंड कर जाती है। अवे फ्रॉम नॉर्मल बोले या सरफेस की तरफ हम बोल सकते हैं। ये जानी चाहिए थी ऐसे, ये ऐसे बेंड कर जाएगी। अब ये वाली लाइट बिल्कुल सतह के साथ आ जाती है इस तरीके से, तो यहां आर की वैल्यू क्या हो गई है? 90 डिग्री। यानी यहां हम देख रहे हैं कि लाइट पानी से हवा में जा रही है, इधर ये सरफेस पे आ रही है, और इससे आगे जब आप नोटिस करोगे तो लाइट वापस पानी के अंदर आ जाती है। ये इनके लिए रे डायरेक्शन रहेगी अपने पास। तो ये जो फिनोमिना है वापस पानी में लौट आना, ये क्या कहलाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं कि मान के चलो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण I1, ये I2, ये एंगल I3। अब कंडीशन कहां बदली है? कंडीशन यहां बदली, जिस पॉइंट पे कंडीशन बदलते उसे क्रिटिकल पॉइंट का नाम दिया जाता है। इस सिचुएशन के लिए क्रिटिकल पॉइंट है, इससे आगे हमेशा क्या होगा? TIR। इससे पहले हमेशा क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो ये क्रिटिकल कंडीशन है, और क्रिटिकल कंडीशन के लिए जो एंगल होता है वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल, C। क्रिटिकल एंगल जब आप देख रहे हो, रिलेशन क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin C। ये चीज अपने पास। उसके बाद हम देख रहे हैं यहां पे कि I3 किसके बराबर हो गया? C के बराबर। तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा I, ये ग्रेटर देन C रहेगा। तो TIR के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशंस फॉर TIR, सबसे पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण ज्यादा होना चाहिए, किससे? क्रांतिक कोण से। क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है हमें? यहां से दूसरी कंडीशन दी गई कि लाइट किधर जानी चाहिए? ये पानी से हवा की ओर जा रही है, यानी कि डेंसर टू रेयर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, सघन से विरल की ओर। अब यहां से आपसे जो एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, in which of the following condition TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन does not occur when light pass through, जब लाइट गुजरती है किसके अंदर से? ऑप्शन ए है डायमंड टू एयर, डायमंड टू एयर। ऑप्शन बी है एयर टू ग्लास। ऑप्शन सी है ग्लास टू वाटर, और ऑप्शन डी है वाटर टू एयर। इन चार कंडीशंस में से TIR कब नहीं होगा? तो हमें कंडीशन क्या देखनी है? डेंसर टू रेयर। अब हम कैसे अंदाजा लगाएं कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है? तो लाइट को भूल के खुद को गुजार के देखो।
अगर वहां से गुजरना आसान हो रहा है तो TIR हो जाएगा, और गुजरना मुश्किल हो रहा है तो TIR नहीं होगा। जैसे हवा से कांच के अंदर, भाई हवा में हम चल रहे, इजीली चल पा रहे, लेकिन कांच के अंदर से चल पाना मुश्किल है, TIR नहीं होगा। पानी से हवा के अंदर, अब पानी में चलना मुश्किल, हवा में आसान, गुजरना आसान, और TIR हो जाएगा। डायमंड से वाटर के अंदर, भाई कांच की तुलना में, डायमंड की तुलना में पानी में चलना आसान है तो TIR हो जाएगा। तो जब जिस मीडियम से आके दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो गुजरना अगर आसान हो जाए तो TIR होगा, और गुजरना मुश्किल होगा तो TIR नहीं होगा। किसका? हमारा। देखो डायमंड से हवा में गुजरना आसान है, TIR हो जाएगा। हवा से कांच के अंदर, अब हवा में इजीली चल पाए लेकिन कांच में मुश्किल होगा तो यहाँ पे TIR नहीं होगा। कांच से पानी के अंदर गुजरना आसान है, पानी से हवा के अंदर गुजरना आसान है, तो जब गुजरना आसान हो तो TIR हो जाएगा, और मुश्किल हो तो TIR नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आपसे कहता है कि एंगल I इज ग्रेटर देन C। अब यहां पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड कितना रहेगा अपने पास? 24.4 डिग्री। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड क्या रहेगा? 24.4 डिग्री। और ये क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा TIR होने का चांस उतना ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर लाइट इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से इंसिडेंट हो जाएगी तो TIR हो जाएगा। तो डायमंड के अंदर क्या रहता है? स्पार्कलिंग के लिए TIR जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम रहती है। आगे देखते हैं। इसमें बेस्ट फिनोमिना कौन से हैं? तो सबसे पहला है अपने पास स्पार्कलिंग, या शाइनिंग ऑफ। तो इसमें किस किस की स्पार्कलिंग, किस की शाइनिंग? तो सबसे पहला है अपना ड्यू ड्रॉप, ओस की बूंद का जगमगाना, किस पे? TIR पे बेस्ट है। उसके बाद है अपने पास ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए कांच का, ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए कांच का। उसके बाद है अपने पास ग्लास पीस इनसाइड वाटर, ग्लास पीस इनसाइड वाटर। ये भी डायमंड की तरह स्पार्क करते हैं, और खुद डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो जब भी आपको स्पार्कलिंग या शाइनिंग वर्ड नजर आ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें बेस्ट पहला एग्जांपल था स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, या फिर ग्लास पीस इनसाइड वाटर, या फिर टूटा हुआ कांच, या फिर ओस की बूंद। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस्ट। नेक्स्ट अपने पास ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये इस तरीके से, ये इसका कोर है, इंटरनल पार्ट है, ये इसका सरफेस है। और ध्यान दीजिए कंडीशन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, यानी कि अंदर से ये डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और बाहर से सरफेस ये रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। अब होता क्या है कि यहां से अपने पास सिग्नल है,
सिग्नल वापस कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लाइट के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट के अंदर। और सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर। अब यहां से हम देख रहे हैं कि लाइट इसके अंदर से ट्रेवल करेगा। अभी देखो जो ऑप्टिकल फाइबर है ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद इसके अंदर से लाइट नहीं गुजर पा रही है और इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। ये वापिस इसे फिर किस में कन्वर्ट कर लिया, सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया ट्रांसड्यूसर की सहायता से। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं। अब ये लाइट वापिस क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हुआ है, TIR। किस कंडीशन पे, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिना पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका यूज क्या है, टू ट्रांसमिट सिग्नल, टू ट्रांसमिट सिग्नल विद मिनिमम एनर्जी लॉस, कम से कम ऊर्जा का ह्रास हो। टू ट्रांसमिट सिग्नल, संदेश भेजना किसके साथ, विद मिनिमम एनर्जी लॉस, ऊर्जा का ह्रास कम से कम हो, इस तरीके से सिग्नल भेजना। अब इसके बाद हम यहां से देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आगे जाने हम। तो इसके यूज सबसे पहले आप देखोगे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे आपने पुरानी टेलीफोन वायर तोड़ के देखी होगी, उनके अंदर जो फाइबर आपको मिलता है, जो कांच आपको मिलेगा, वो क्या रहता है, ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा अपने पास आता है, ऑप्टिकल फाइबर से दूसरा पॉइंट अपने पास आता है रेलवेज एंड एयरवेज। रेलवेज एंड एयरवेज सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नल ट्रांसमिशन, इसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। तीसरा, हम खिलौने तैयार करने के लिए, टॉयज वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। टॉयज किस तरीके से, ये देखो मैं एक डमी पीस आपको बता रहा हूं, यहां से ये। अब इसके अंदर से पतले पतले फाइबर्स इस तरीके से, तो हल्की सी लाइट में भी बहुत ज्यादा स्पार्क करेंगे। यहां जैसे हल्की सी लाइट थी, बहुत ज्यादा स्पार्क करेंगे। तो ऐसे टॉयज या गिफ्ट के अंदर इनका यूज करते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एंडोस्कोपी के अंदर अंतर्दर्शी। अब ये एंडोस्कोपी क्या होता है इसको देख लेते हैं। एंडोस्कोपी अंतर्दर्शी के अंदर भी इसका यूज होता है। एंडोस्कोपी क्या है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। देखो मान के चलो कि ये है आप, इस तरीके की मशीन के साथ एक केबल रहती है या एक पाइप रहता है, वो बॉडी के अंदर भेजा जाता है और इधर से देखने के लिए रहता है, ये है डॉक्टर। तो शरीर के किसी भी आंतरिक भाग की जांच करने के लिए, शरीर के किसी भी आंतरिक भाग की जांच करने के लिए हम एंडोस्कोपी का यूज करते हैं। इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे हार्ट का ऑपरेशन करना है या किडनी स्टोन का ऑपरेशन करना है, इस तरीके की जो चीजें हैं, या बॉडी के अंदर कहीं भी रुकावट है, उस तरीके की चीजें को जांच करने के लिए हम एंडोस्कोपी का यूज करते हैं। या फिर जैसे अल्सर वगैरह, छाले हैं इंटरनल ऑर्गन पे, तो ये सारी चीजें हम एंडोस्कोपी से पता लगाते हैं। तो ये था अपने पास ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद इस पे बेस्ड जो फिनोमिना है वो है मिराज और लोमिंग। दोनों के बारे में जान लेते हैं। मिराज यानी कि मरीचिका, मृग तृष्णा, डियर थर्स्ट और लोमिंग, ये फिनोमिना भी TIR के ऊपर बेस्ड है।
जैसे आप गर्मी के मौसम में ड्राइविंग करते हैं तो सड़क पे पानी दिखाई देता, वो भी किसका एग्जाम्पल है? मिराज का। मिराज को दूसरा नाम क्या दिया है हमने? डियर थ्रस्ट, मृग तृष्णा, हिरण की प्यास, तृष्णा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मान के चलिए ये आप हैं और आप कहां पे हैं? डेजर्ट के अंदर हैं, रेगिस्तान के अंदर हैं। ये मान के चलता हूं मैं डेजर्ट है। अब इससे आगे देखो, इधर मान लो कि कोई ट्री है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो, जरूरी नहीं आप ट्री मानो। यहां से हम देख रहे हैं तो सीधा इस तरीके से। अब यहां दोपहर का समय है, आफ्टरनून का टाइम है, तो आफ्टरनून के टाइम में ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हॉट रहेगा। तो यहां जो हवा होगी इस सरफेस के बिल्कुल नजदीक जो हवा होगी वो हॉट एयर रहेगी, और थोड़ी सी ऊंचाई पे देखोगे तो कंपेरेटिवली कोल्ड एयर रहेगी, इसकी तुलनात्मक ठंडी हवा रहेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोल्ड एयर हॉट एयर है, तो जो हॉट एयर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर वो कम रहता है किससे? कोल्ड से। यानी कोल्ड वाला पार्ट कैसे बिहेव करेगा? जैसे सघन माध्यम है, और हॉट वाला ऐसे बिहेव करेगा जैसे विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है। अब यहां से देखो इस तरीके से, ये इस तरीके का रहता है। अब जहां से ये लाइट बैंड हुई है, लाइट जानी तो चाहिए थी सरफेस पे, लेकिन जहां से बैंड हुई है उसे आगे अपने पास आपको क्या नजर आएगा? या इल्यूजन नजर आएगा, भ्रम नजर आएगा, और आपको यहाँ वाटर लगेगा कि इससे आगे यहाँ पे वाटर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इससे अलावा क्या आपको नजर आएगा? क्या इल्यूजन आपको दिखेगा? इस पानी के अंदर पौधे का उल्टा प्रतिबिंब, इस ट्री का इन्वर्टेड इमेज आपको नजर आएगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये जो पॉइंट रहता है ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट के बाद ये किस फिनोमेना के कारण वापस डेंसर मीडियम की तरह गए हैं? क्योंकि जाना कहां चाह रहे थे? रेयर मीडियम की तरफ, पहुंच गए किधर? वापस डेंसर मीडियम की तरफ। तो ये जो फिनोमेना होता है इससे आगे जो इल्यूजन का, भ्रम का जो दिखाई देना, ये जो पानी वगैरह ये दिखाई देना, ये क्या होता है? TIR के कारण। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज्यादा दूरी पे ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये कंडीशन भी फॉलो करनी होती है, I ग्रेटर देन C, इसलिए दूरी पे दिखाई देते हैं। तो ये था अपना मिराज का कंसेप्ट। अब इसी तरीके से रहता है अपना लूमिंग का कंसेप्ट। लूमिंग का कंसेप्ट मान के चलो ये सी है, समुद्र है, दोपहर का समय है, ये सन है। दोपहर के समय में ऊपर वाली जो हवा होगी वो गर्म होगी कंपेरेटिवली, यहां जो सरफेस के नजदीक जो एयर है वो कोल्ड है। अब यहां पे मैं कोई शिप मान के चलता हूं इस तरीके से। अब ओरिजिनली तो ये शिप कहां है? इस पोजीशन के ऊपर है। वास्तव में तो ये शिप इस पोजीशन पे है, लेकिन आपको कहां नजर आएगी? हवा में उल्टी लटकी हुई नजर आएगी इस तरीके से। ये हवा में उल्टी लटकी हुई नजर आएगी इस तरीके से। तो जो लाइट जा रही है वो जा कहां रही थी? या ऊपर की ओर, लेकिन लाइट फिर वापस बैंड करके इधर आ जाती है। ये थोड़ी सी जगह कम रह गई, लाइट बैंड करके इधर आ जाती। अगर इस चीज को आप थोड़ा सा पीछे रख के देखोगे और ज्यादा क्लियर हो पाएंगी ये चीजें। अब यहां से देखो, यहां से जो लाइट जा रही है वो इस तरीके से जा रही है। मान के चलो आप यहां से बैठ के देख रहे थे इसको, तो लाइट इस तरीके से जा रही है, लेकिन जिस पॉइंट से बैंड हो रही है, इस पॉइंट से बैंड हो रही है। हमें लगता है कि लाइट कभी बैंड नहीं हो सकती, लेकिन ये वास्तव में बैंड हो रही है। क्यों? तो यहां से देखो, ये नीचे की तरफ डेंसर मीडियम है, ऊपर की तरफ रेयर। जाना चाह रहे थे डेंसर टू रेयर, लेकिन वापस किस में आ गए? डेंसर मीडियम में। तो ऐसे फिनोमेना क्या कहलाते हैं? TIR कहलाते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मिराज और लूमिंग, लूमिंग क्या है कि
समुद्र सतह से ऊपर और उल्टा नजर आना, और इधर मिराज क्या था, इस पेड़ का, रेगिस्तान में इस पेड़ का उल्टा नजर आना, या फिर सड़क पे पानी नजर आना, ये चीजें। तो इस तरीके की घटना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है। ये था अपना TIR। अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देखो, TIR से आगे अपने पास आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है एक बार जान लेते हैं। जैसे मान के चलो कि अपने पास ये एक लाइट है, ये एक लाइट वेव है, तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी होगी, इसकी जो ताकत होगी, तीव्रता होगी, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, इंटेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं तीव्रता। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग, ये मान के चलो एरिया 1 मीटर स्क्वायर, टाइम मान के चलो 1 सेकेंड, तो इससे जितनी एनर्जी निकलेगी, इससे जितनी एनर्जी गुजरेगी, वो इस वेव की क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी ऊर्जा गुजरेगी वो उसकी तीव्रता कहलाएगी। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि इंटेंसिटी कहीं ना कहीं किसको डिनोट कर रहा है, एनर्जी को। तो इसके अंदर इंटेंसिटी